नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। जमात वालों, अब तो सुधर जाओ। आज इस मसले पर दंगल की बहस इसलिए क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद दिल्ली के मरकज में हिस्सा लेने आए तबलीगी जमात के लोग सहयोग नहीं कर रहे। केरल पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि केरल के 284 जमाती मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठे तक सामने नहीं आए हैं। केरल पुलिस ने दिल्ली के मरकज तक पहुंचे जमातियों को मोबाइल सर्विलांस के आधार पर तलाशा। 509 जमाती अन्य राज्यों में फंसे हुए, जबकि 518 केरल लौटे और उन्हें क्वारंटीन किया जा सका। लेकिन 284 ऐसे हैं जिन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखे हैं और जिनका पता अता अब तक केरल की पुलिस नहीं लगा पाई है। और इस सबके बीच यूपी के प्रयागराज में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है। उन पर विदेशी जमातियों को छुपाने का आरोप है। 16 विदेशी जमातियों समेत कुल 30 लोग प्रयागराज में पकड़े गए हैं। सवाल यह है कि कोरोना की गंभीरता के बावजूद ये लोग खुद को छुपा क्यों नहीं? अब तो मौलाना साद भी सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई दे चुका है, हालांकि वो भी अब तक सामने नहीं आया। इसलिए दंगल में आज की बहस शुरू करें उसके पहले आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरब के ऑक्सफोर्ड का तमगा रखने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं ये जनाब। नाम प्रोफेसर शाहिद है, लेकिन देश दुनिया में मचे हाहाकार के बावजूद कोरोना के अपराध का आरोप इनके सर माथे आया है। प्रयागराज की पुलिस ने प्रोफेसर शाहिद को गिरफ्तार किया है क्योंकि उन पर तबलीगी जमात के दिल्ली जलसे में शामिल विदेशियों को छुपाने का आरोप है। 16 विदेशी तबलीगी जमातियों और प्रोफेसर शाहिद समेत 30 लोग प्रयागराज पुलिस की पकड़ में आए हैं। प्रयागराज के करैली, शिवकुटी और शाहगंज थानों में मुकदमा दर्ज हुआ है। शाहगंज में 7 विदेशियों समेत 17 लोग पकड़े गए। करैली में 9 विदेशियों समेत 12 की गिरफ्तारी हुई और शिवकुटी से प्रोफेसर शाहिद की धरपकड़ हुई है। गिरफ्तार लोगों पर उनके ऊपर बन रहे मामलों के आधार पर फॉरेनर्स एक्ट और महामारी एक्ट जैसे कानूनों में कार्रवाई की गई है। मार्च में जब से दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से कोरोना का मामला सामने आया है, तभी से सरकारें कह रही हैं कि तबलीगी खुद सामने आए। तबलीगी सामने आने की कौन कहे? यहाँ तो विदेशी तबलीगियों को छुपाने के एक नहीं कई मामले खुल चुके हैं। दिल्ली के मरकज से लौटकर छुप गए तबलीगी राज्यों के लिए संकट बने हुए हैं। इस बीच केरल ने पता लगाया है कि दिल्ली जलसे में शामिल हुए राज्य के कम से कम 284 तबलीगी जमाती अभी भी सामने नहीं आए हैं। इनके मोबाइल स्विच ऑफ हैं, इसलिए इनके लोकेशन का पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है। 518 ऐसे तबलीगी जमाती हैं जो दिल्ली मरकज से केरल लौटे, जिन्हें अब क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली के जलसे में शामिल रहे केरल के अन्य 509 तबलीगी जमाती अभी तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हैं। ये 509 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के जलसे में शामिल हुए थे। इसका पता केरल ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर लगाया है। ये सिचुएशन और दिल्ली इंसिडेंट के बाद ही हुआ ऐसा नहीं, उससे पहले है। जब लोग विदेश से आने शुरू किए और उसका कोविड डिटेक्ट हुआ, तो ये भी उसी समय कोई उस समय आरोग्य सेतु वगैरह नहीं था। तो हम लोगों ने एक्चुअली एक ट्रेसिंग एप्लीकेशन कासरगोड में बनाए, तो उसको ट्रेस करना शुरू किए। उसमें सीडीआर एनालिसिस भी करना पड़ा। तो सीडीआर एनालिसिस करने के बाद उनका पता चला कि ये लोग इनके साथ में बात किए होंगे, तो उनके पास गए फिजिकली। केरल तो दिल्ली आए तबलीगी जमातियों का एक आंकड़ा दे पा रहा है, लेकिन कई राज्यों के लिए अभी भी उन्हें ढूंढ पाना कड़ी चुनौती बनी हुई है। जबकि तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद भी अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है। उसका सबसे ताजा संदेश रमजान में कोरोना पर सचेत रहने की ताकीद का है। रमजान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है, जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है। इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाके के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का अहतमाम करना चाहिए और इसमें भी ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हों। अलबत्ता मसाजिद में तरावीह का अहतमाम
इंतज़ामिया की शराइत और पाबंदियों का लिहाज करते हुए किया जाए और इसमें इंतज़ामिया का ताउन किया जाए और ये हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और तिरुवनंतपुरम से गोपी कृष्णन के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं जाने माने, लखनऊ से हमारे साथ हैं। अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय आलोक हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, और हमारे साथ संगीत रागी हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने आपका जारी किया एक वीडियो बयान कहिए या फतवा कहिए, वो देखा सोशल मीडिया पर, जिसमें आपने खास तौर से लोगों से ताकीद की कि बीमारी का धर्म नहीं होता, वो आपको धर्म देखकर नहीं पकड़ेगी आकर, तो इसलिए बीमारी के वक्त में डॉक्टर से परहेज नहीं करना चाहिए, सामने आना चाहिए। फिर ये जमात से जुड़े लोग जगह जगह छुप क्यों रहे हैं, सामने आने को तैयार क्यों नहीं है? जी देखिए, हम लोगों ने दारुल उलूम फिरंगी महल से ये फतवा जारी करके ये इस बात की वजाहत की है कि जिस किसी को भी कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हैं, उसको चाहिए कि वो सामने आकर के अपनी जांच कराए, और अगर ऐसा नहीं कराता है तो यह गैर शरई अमल होगा, नाजायज़ होगा। क्योंकि मज़हब इस्लाम में इंसान की जान को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, और ख़ुद कुरान में अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि तुम अपनी जानों को और दूसरों की जानों को हलाकत में न डालो। इस वजह से इंसान को अपनी जान और अपने घर वालों और अपने पड़ोसियों और शहरियों की जान को मद्देनज़र रखते हुए जिस किसी को भी इसके सिम्टम्स नज़र आएँ उसको खुद सामने आकर के अपनी जांच करानी चाहिए। और आपको लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बड़ी तादाद में लोगों ने जांच कराई है। और फिर मैं यह बात कहूँगा कि मीडिया से कि मुअद्दबाना गुजारिश है कि किसी भी एक रिलीजन को इस ख़तरनाक वक्त में उसके मानने वालों को टारगेट ना किया जाए। बड़ी तादाद में मुसलमानों ने लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है और आज भी कर रहे हैं। और अभी जो शबरात गुजरी है वो जीती जागती मिसाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क में तमाम मुसलमानों ने घर में रही कर इबादत की और कोई भी कब्रिस्तान नहीं गया। मौलाना साहब, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल तो है ही नहीं। महीना शुरू होने जा रहा है, रमजान के महीने में भी आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि सब लोग घर में रही कर इबादत करेंगे, घर में ही अफ्तार करेंगे और घर में ही तरावी भी अदा करेंगे। लेकिन मौलाना साहब, अगर आप जैसे लोग भी जिनकी जनता मानती है बैठ के ये कहेंगे कि मुसलमान को धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है, तब तो बड़ा गलत संदेश जाएगा ना। नहीं, ये जो जमात के आज 16 लोग विदेशी जिनको छुपा के रखा था प्रोफेसर साहब ने प्रयागराज में, क्या उनको सामने नहीं ले आया जाना चाहिए था अब तक, जब तक मौलाना साहब खुद जो 2 बार 3 बार अपने ऑडियो मैसेज निकाल चुके हैं कि भाई जो लोग आए थे निजामुद्दीन में वो जाके अपनी जांच करा लें? पहली बात। दूसरी बात सर, मैं पूरा कर लूं, मैं आपके बीच में टोकूंगा नहीं आपको। दूसरी बात सर ये है कि केरल की पुलिस मोबाइल फोन सर्विलांस से लोगों को ढूंढ के बुला के क्वारंटीन कर रही है, उनकी जांच करा रही है। जमात के कार्यक्रम में गए 284 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोन बंद कर रखे हैं, वो सामने आने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। उनकी लिस्ट है लेकिन उनका आता पता नहीं है वो कहां है। अब उनको ढूंढे तो आप ये कहेंगे कि धर्म के आधार पर टारगेटिंग हो रही है। नहीं, मैं कोई एक ब्लैंकेट कोई एक वो नहीं बयान दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन आप इस बात को भी एक्सेप्ट करें कि बड़ी तादाद में जमात से जुड़े ही हुए लोगों ने सामने आकर के अपने आप को अपनी जांच के लिए पेश किया भी है। और अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किस्म के लोग या एक जमात के लोग ही अपने आप को उससे दूर रखे हुए या अपने आप खुद चेकअप के लिए नहीं आ रहे हैं। आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि बड़ी तादाद में दूसरी जगह भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि अफसोसनाक हैं, उनको भी हमें उजागर किए जाने की ज़रूरत है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में मीडिया और हम सबको चाहिए मौलाना साहब सबसे आसान होता है करें और अपनी बातें रखें, जिससे जो मुझे मैंने आपका पब्लिक में मैंने जब आपका फतवा देखा था ना सर, तो मुझे कतई आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी उन्हीं तमाम लोगों की तरह टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, ये कह के कि दूसरी जगह भी तो हो रहा है। आप तो खुद इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि ये छूत की बीमारी है। आपके यहां 2 आदमी हो या 20 आदमी हो,
वो बीमारी फैलने की आशंका पूरी तब की बनी हुई है। अब क्योंकि दूसरे तबके ने जांच नहीं कराई, तो क्या आपको अपने लोगों को यह कहना चाहिए कि भाई जांच मत कराओ आप भी, या उनको यह कहना चाहिए कि सामने जाओ तुरंत और जांच करवाओ? इतनी देर और अब तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं। इतनी देर की बात में क्या मैंने एक भी ये लाइन कही कि दूसरे लोग आकर ना कराएं या ये ना कराएं वो ना कराएं? मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोगों के अंदर भी इस किस्म के सिम्टम्स हैं, या लोग उसके ऐसे लोगों के जो पॉजिटिव अब हुए हैं या जिनको क्वारंटीन किया गया है, उनके कांटेक्ट में आए हैं, उन सबको आगे आकर अपनी जांच करानी चाहिए। मौलाना साहब, दिक्कत ये हो गई कि अब तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर ऐसे मामले आ गए जिसमें कि आदमी में लक्षण नहीं दिखते, जांच होने के बाद पता चलता है कि यह आदमी कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में वो तमाम लोग जो एक ऐसे कार्यक्रम में शरीक होकर लौटे हैं जहां बड़ी तादाद में लोग विदेश से आए थे और लोग ऑलरेडी उस बीमारी की पकड़ में आ चुके हैं, उनको खुद ब खुद सामने आकर तस्लीम रहमानी क्या इस बात की मिसाल नहीं पेश कर देनी चाहिए थी? अब तक बार बार कहने के बावजूद अगर छापे मारने पड़ रहे हैं, अगर लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है, अगर उनके मददगारों को गिरफ्तार करना पड़ रहा है कि ये छुपने में मदद कर रहे थे, तो ये क्या मैसेज देता है समाज को? नहीं रोहित, देखिए आपने भी बार बार अपीलें की हैं, मीडिया के बहुत बड़े सेक्शन ने अपीलें की हैं, खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने फतवे दिए हैं, हम लोग हम जैसे लोग भी कहते रहे, और अब खुद मौलाना ये साहब जो हैं इन्होंने भी कह दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब 25,000 के करीब लोग जो जमात से वाबस्ता थे वो कहीं ना कहीं किसी क्वारंटाइन सेंटर में या कहीं हैं। ये 1,500 के करीब लोग अभी कहीं ना कहीं बाकी हैं, छुपे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर इतनी सारी, अब हाथ पकड़ के, हम लोगों को पता होता तो हाथ पकड़ के ले जाते, वो तो इम्कान है नहीं। तो अब पुलिस के पास सर्विलियंसेस के जो भी हैं वो न सिर्फ ये कि उनका इस्तेमाल करें, और जो लोग हाथ आ जाएं उनको वाकई तौर पर बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी इसमें आपका हामी हूं। मैं इसमें इतना ऐड करना चाहता हूं सिर्फ रोहित, कि हिंदुस्तान में जो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं उनके पास तकरीबन 15 नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुल्क के कोने कोने में फैली हुई हैं, लेकिन उनमें से एक तबलीगी जमात है, और इसमें भी ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत नहीं है, कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कोई इनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी इनका कुछ नहीं है, बिल्कुल इनफॉर्मल किस्म का एक जोड़ है लोगों का, बस ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कह नहीं सकते। इसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान इन 15 ऑर्गेनाइजेशन या 14 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। 20% से ज्यादा मुसलमान के नहीं जुड़े हुए, 80% मुसलमान किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ नहीं है। रहमानी साहब, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं। शायद 50 लाख मुसलमान होंगे जो तबलीगी जमात को फॉलो करते होंगे इस देश में, लेकिन सर इस देश के सारे मुसलमान तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नहीं मानते। लेकिन उसके बावजूद जब से जमात का सवाल खड़ा हुआ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आकर ये कवर फायर क्यों देने लगे कि साहब सारे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? क्यों नहीं उन्होंने पहले दिन से खड़े होकर ये कहा कि जो लोग जमात में गए थे वो सामने आए, अपनी जांच करा लें? क्यों जमात के नाम पर पत्थरबाजी होती रही, डॉक्टरों को पत्थर मारने लगे? नहीं, उसकी वजह समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब भी हमने ये डिस्कस किया, पहले दिन से किसी ने नहीं कहा कि जमात के लोगों को आके और वो अपने टेस्ट नहीं करवाने चाहिए। एक इंसिडेंस नहीं बता सकते आप, एक किसी का स्टेटमेंट नहीं कोट कर सकते कि किसी ने ये कहा हो कि जमात के लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए या उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना, किसी ने भी नहीं कहा है। इसके बावजूद इस सारी डिबेट का जो 21 दिन से चल रही है, इसका जो सर हमें कहने की जरूरत क्या थी? मौलाना साहब का आपने खुद ऑडियो सुना था जिसमें वो बैठ के कह रहे थे कि मरना है तो मस्जिद से बेहतर जगह ही नहीं कोई। उसके लिए उन तबलीगी जमातियों को आपके या फिरंगी महली साहब के भाषण की जरूरत नहीं है ना। वहां तो वो भाई साहब बैठ के खुद ही बोल रहे थे, उनको जिनकी गाइडेंस पे वो चल रहे थे सब। कह रहा हूं ना कि आज तक मौलाना साहब बाहर क्यों हैं? क्या हमारी पुलिस और हमारा होम मिनिस्ट्री इतनी कमजोर हो चुकी है एक मौलवी साहब को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी? तो इसकी क्या गारंटी है जिस दिन वो गिरफ्तार होंगे आप ही पैरवी करने नहीं बैठेंगे कि इनकी गिरफ्तारी कैसे हो गई, इन्होंने क्या किया ऐसा जो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं? रहमानी साहब नहीं, मुझे बताइए पुलिस, मुझे ये तो बताइए ना, इसकी क्या गारंटी है जिस दिन गिरफ्तारी होगी उस दिन आप ही विक्टिम कार्ड लेकर नहीं बैठ जाएंगे टीवी पर कि देखो मुसलमान था इसलिए गिरफ्तार कर लिया? ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। अच्छा, आप जो दे वो तर्क है, नहीं किया गया, लेकिन जो आप करें वो तर्क नहीं है। मैं ये भी सवाल, आप जो दे वो तर्क है, लेकिन आप जो करते रहे हैं वो तर्क नहीं है। जो कुछ किया सरकार की शय पे किया, मैं ये कहता हूं सरकार की शय पे किया, और मैं इसको साबित कर सकता हूं कि सरकार की शय पे तबलीगी जमात सब कुछ करके पूरे 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया तबलीगी जमात ने और सरकार ने मिलकर। तो तबलीगी जमात ने सरकार की शय पे ही
ये भी तय किया फिर आपके हिसाब से अजय आलोक, इनके हिसाब से जाऊं तो फिर तो तबलीगी जमात को सरकार ने कहा कि आप विदेशी मेहमानों से मिलो, उनकी अपन जांच नहीं करेंगे, ना किसी को बताएंगे, आप लोग अपने लोगों में कोरोना ले लो और उसके बाद देश भर में फैल जाओ और छुप जाओ, फिर सामने मत आओ। कुछ क्या हुआ? अजय जी ये बात तर्क की कर रहे थे, क्या इनका ये तर्क आपके गले उतरता है? अगर ये तर्क है तो किसने इजाजत दिलवाई कि इनको नेपाल में जाने की? जहां चीन के लोग आए हुए थे फरवरी में, जहां पाकिस्तान के लोग आए हुए थे, जहां यूरोप के लोग आए हुए थे, रोहित, ऐसा वहां है। पर ये कैसे अच्छा हो गया, सरकार ने मना कर दी परमिशन? रहमानी कौन सा सरकारी अफसर था जिसने इनको परमिशन दिलवाई थी? अजय आलोक बोल रहे हैं ना, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, अभी सुन लीजिए उनकी बात भी एक बार। अजय जी बोलिए। देखिए रोहित, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हिंदुस्तान से अच्छी जगह मुसलमानों के लिए रहने के लिए पूरे विश्व में नहीं हो सकती। इसीलिए 20 करोड़ मुसलमान यहां रहते हैं और आजादी के बाद भी 3-4 करोड़ मुसलमानों ने यहां रहना चाहा और पसंद किया और चुना हिंदुस्तान को। 1946 में चुनाव में हुए थे, 90% मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। यह बिल्कुल विदित है, सच्चाई है। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उन्हीं मुसलमानों ने हिंदुस्तान को अपना वतन चुना और यहीं रहने की चाहत रखी। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान पर उनको भरोसा है। लेकिन समस्या यह है कि आज जो तबलीगी छुपे हुए हैं, चाहे वो 500 हो या 600 हो या 700 हो, वो इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि तस्लीम रहमानी जैसे लोग ये अविश्वास की खाई को बढ़ाने का काम करते हैं। दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। आप शाहीन बाग से के समय से इनका कैरेक्टर एनालाइज कीजिए। आग लगाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज तो कह रहे हैं कि सरकार को पकड़ना चाहिए, पुलिस सर्विलेंस कर ले, पुलिस सख्ती से पकड़ के ले आए। 20 दिन पहले ये बात क्यों नहीं कह रहे थे? 30 मार्च को, 29 मार्च को, जब हम लोग कह रहे थे कि अगर नहीं पकड़े जाए तो सख्ती से पकड़ना चाहिए। उस वक्त तो नहीं कहा, आज कह रहे कि पुलिस पकड़ के ले आए। कैसे पुलिस के हाथ में जादू का डंडा है? मोबाइल ऑफ करके बैठ गए घर पर। मौलाना साहब, हमारे धर्मगुरु साहब, इन्होंने सबसे पहले अपील की थी कि सब कोई सामने आए, सब कोई सामने आओ। उस वक्त ये क्यों खामोश थे? उस वक्त क्यों खामोश थे? आज तबलीगियों को पूरे मुसलमानों का नुमाइंदा बनाने में इन लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है और आज ये तबलीगी से पल्ला झाड़ रहे हैं। आज ये तबलीगी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये दिखाता है इनका डुअल नेचर, इनका दुगला चरित्र, और इनके कारण मुसलमान देश में बदनाम होता है। और आज ये नहीं समझ रहे हैं कि उन मुसलमानों के कारण सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट हो रहा है तो उन मुसलमान भाई इफेक्ट हो रहे हैं, मदरसों में बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, और तभी इनको कोई चिंता नहीं होती है। कल कानपुर के मदरसों में बच्चे पकड़े गए हैं कोरोना से, किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी लेंगे कोई? क्या होगा उन बच्चों का अगर एक भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे तस्लीम रहमानी? आज से 20 दिन पहले तक तबलीगियों के समर्थन में बोलते थे, आज बोल रहे हैं पकड़ के ले आओ। कोई समस्या नहीं है, इनको सजा दे दो। ये मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। 20 दिन पहले से क्या मुंह में दही जमा हुआ था? बोलिए तस्लीम रहमानी। ये अविश्वास की खाई को बढ़ाने वाले लोग हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण आज उनको विश्वास नहीं हो रहा कि सामने हम आए। आपकी बात का जवाब लेता हूं, फिर अमीर हैदर जैदी और अतीकुर रहमान और संगीत रागी के पास चलेंगे। तस्लीम रहमानी जवाब दे दीजिए फटाफट, बोलिए। आलोक की जो कह रहे हैं ये सीधे सीधे इल्जाम तराशी है। सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया पे जब कभी जहां कहीं गया, और अगर नहीं भी गया तो सोशल मीडिया के जरिए हमेशा का एक स्टेटमेंट आलोक जी आप चले जाए, आपको क्या आप मुझे दिखा दीजिए कि मैंने कहा हो कि जमात के लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए। एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें मैंने नहीं कहा कि सरकार और तबलीगी जमात का बाहर नहीं। आपने मौलाना साद साहब का हमेशा समर्थन किया। आपने मौलाना साद साहब का 28 मार्च के बाद रोज दिन टीवी पे आके आपने समर्थन किया है। आपने कहा कि तबलीगी के मौलाना साद साहब ने हमेशा अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ जरूर ऐसी बात होगी। आपने एक बार भी मौलाना साद से अपील नहीं की कि वो सामने आके माफी मांगे। आपने तबलीगियों को एक बार भी नहीं कहा कि जो वो कर रहे हैं गलत किया। पिछले 20 दिनों में अगर आपने एक बार भी कहा हो, आज के अलावा आप बताइए। आप लोगों का है नफरत फैलाने का, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का ये शब्दावली है जो आप यूज कर रहे हैं। विश्वास की खाई बढ़ा रहे हैं। झूठ बोलते हैं। मैं आपको ओपनली चैलेंज कर रहा हूं और ये शब्दावली बिल्कुल सही है। आप लाइए अगली स्टेट में, आप लेके आइए और जिसमें शाहीन बाग के समय भी जब हम कहते थे कि धरना खत्म हो जाए तो कोरोना फैलने का खतरा है तो आप डिफेंड करते थे। चाहता हूं एक सेकंड अजय जी और तस्लीम जी, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। एक सेकंड तस्लीम रहमानी, तस्लीम रहमानी, मैं चलिए मैं मान लेता हूं आप पिछले कई दिनों में जब भी डिबेट पे आए आपने कहा जमातियों को सामने आना चाहिए। ठीक, मान लूं, मैंने मान लिया क्योंकि आप इसी कार्यक्रम में बैठ के कह के गए। लेकिन उसके इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे आप इतने इफ एंड बट लगाते हैं कि वो असल में उनको बाहर निकलने की सलाह कम और उनके लिए कवर फायर ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए यह दिक्कत होती है कि जब इस देश के पढ़े लिखे लिबरल मुसलमान भी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अमीर हैदर जैदी को ला रहा हूं चर्चा में। अमीर हैदर जैदी, आपने 3 दिन पहले खुल के कहा कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आपके स्टैंड की तारीफ भी की,
लेकिन उस दिन भी मैंने आपसे कहा कि अगर इस देश का पढ़ा लिखा लिबरल मुस्लिम भी इफ एंड बट्स लगाएगा, किंतु परंतु करेगा और यह कहेगा कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने विदेशी जमातियों को आने दिया था, तो यह साफ समझ में आएगा कि यह क्या कर रहा है। अमीर हैदर जैदी बोलिए, फिर संगीत रागी आपके पास आ रहा है। रोहित जी, ना हम इफ लगाते, ना लपट लगाते, ना किंतु लगाते। तबलीगी जमात को इस्लाम का प्रतीक मानकर मुसलमानों के खिलाफ जो जहर घोला जा रहा है, उसका अंतरराष्ट्रीय समुदाय संज्ञान ले रहा है। देश की छवि खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। शायद इसे अब डैमेज कंट्रोल की आवश्यकता है, हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। क्यों कि हम अगर देखें सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की प्रतिक्रिया आ रही है, उसका देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उस नुकसान की भरपाई के लिए हमें शायद अभी से एजेंडों को त्याग देना चाहिए। हमें इस पे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। अगर कोई आदमी कोरोना बिल्ली सामने आए तो कबूतर को आंखें बंद कर लेनी चाहिए, वो ये सोच के कि बिल्ली चली जाएगी। आप ये क्यों नहीं कहते एक बार भी कि मौलाना साद को बाहर निकल आना चाहिए? एक बार भी ये क्यों नहीं कहते जो 284 लोग केरल में, आपकी अपनी सरकार है सर, सोचिए, जिसने ये मिसाल पेश की देश के सामने कि हम कोरोना से कैसे निपट सकते हैं, वो परेशान हो रही है कि 284 लोग मोबाइल बंद करके बैठे, इनका आता पता नहीं कहां गए, क्या कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग इनमें से पॉजिटिव हो और कितनों को आगे वो नुकसान पहुंचा दें। फिर उनको क्यों नहीं बोलते आप एक बार भी कि बाहर निकलिए, बनस्पत ये कहने की कि देश की छवि खराब हो रही है क्योंकि इस पर चर्चा कर रहे हैं आप। देखिए रोहित जी, केरल की सरकार को अगर यहाँ पे आइडियल मानकर काम किया जाता तो अब तक कोरोना के ऊपर फतेह हासिल कर ली। लेकिन मुझको क्या वो कम्युनिस्टों की सरकार है, इसे उसे आइडियल नहीं माना जाता। तो चीनी सीख लेता हूं सर। मौलाना साद की बात, मौलाना साद इतनी बड़ी जमात चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सामने आए और खुद आके कहे कि मैं स्थिति को स्पष्ट करता हूं, या मेरे जो फॉलोवर हैं वो सामने आने चाहिए। ये हम एक मर्तबा नहीं, आपके चैनल पे कई मर्तबा कह चुके हैं। ऐसे वो इतनी बड़ी संस्था चलाने के बाद भी अगर पुलिस प्रशासन के सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये मौका दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को या राजनीति करने वालों को कि वो उसे नफरत फैलाई जाए। उन्हें पता होना चाहिए कि तबलीगी जमात को लेकर नफरत फैलाई जा रही है, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सामने आए। और ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है कि अगर कहीं महामारी फैल रही है, छुआछूत की बीमारी फैल रही है, तो उस शहर को छोड़ के मत जाओ, ना उस शहर में किसी को आने दो। इसे ही लॉकडाउन कहते हैं। अगर उस शहर में आप मर जाते हैं तो शहीद की मौत मरते हैं। क्या उन्होंने इस्लाम को ये नहीं पढ़ा? रहमानी साहब नहीं जानते इस बात को, ये जिन्होंने फतवा दिया वो नहीं जानते। मैं इस्लाम का वो प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ, दिक्कत क्या है ना, उसकी लीडरशिप करता हूँ। जानते सभी सब कुछ है। जानता हूँ कि इस समय देश की छवि को बर्बाद करने का मेरा काम सवाल जो ये है, किया जा रहा है, उससे मेरी आत्मा दुखी। जानते सभी सब कुछ है, आप भी जानते हैं। अतीक साहब बैठ के इस टीवी चैनल पर कितनी दफे बोल गए कि लोग सामने आ जाएं, अपने आप को जांच कराने के लिए खड़ा कर दें, कम से कम जांच करा लें, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें। लेकिन दिक्कत कहां आती है संगीत रागी? दिक्कत यहां आती है कि अभी तस्लीम रहमानी कह रहे हैं गिरफ्तार कर लो, और जैसे गिरफ्तारी होगी तस्लीम रहमानी कहेंगे कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इस देश में मुसलमान को जीने का अधिकार नहीं मिलता, इस देश में मुसलमान खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। तब रोहित जी, आज किसी भी धर्म समुदाय के किसी भी पंथ के लोगों को फतवा जारी करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी है, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई अन्य हो। क्या कारण है कि आजादी के 70 साल बाद भी भारत का संविधान नहीं बोलता है? उस संविधान के और कानून की बात जब की जाती है, लोग उसका अनुपालन न करके, लोग बड़े बड़े मुसलमानों में पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि फतवा जारी किया जाए, यानी मुस्लिम समाज का हिस्सा फतवों से चलता हो और वह कानून से नहीं चलता हो, ये एक अपने आप में बहुत गंभीर और सोचने का विषय है। दूसरी बात, तबलीगी जमात की सोच जो है वो लोगों को चिंतित करती है, क्योंकि तबलीगी जमात एक मध्ययुगीन सोच के साथ ये शुरू करता है कि बाकी लोग हैं वो काफिर हैं और काफिरों के खिलाफ जिहाद है, जिहाद में उनकी मौत भी यदि होती है तो ये दीन के लिए है, और ऐसे दीन के लिए यदि हम शहीद भी हो जाते हैं तो हमें अल्लाह ताला जो है वो जन्नत हमें नवाजेगा।
ये जो मानसिकता है यही मक्के लोगों को यूपी में डराता उसकी है। बात करती है। सर तस्लीम रहमानी और आमिर जैदी भाई, नहीं आप संगीत जब भी रंगी साहब, होता आप है, नफरत आप फैलाते कहते हैं, हैं जहर ये इस्लाम फैलाते नहीं हैं, है। इसके अलावा कुछ ये और काम नहीं करते, अपने लोगों को जिसका नतीजा समझाइए, झारखंड में इस्लाम नहीं है, ये दुनिया को मत महाराष्ट्र समझाइए। के अंदर भी आपका ही नतीजा था। आप लोगों ने झूठ बनाया कि तबलीगी जमात के लोग जगह जगह साधुओं के भेष में जीते हुए, जिसके अंदर 2 साधुओं की हत्या हुई, वो भी परिणाम आपका ही था। आप जैसे लोगों ने देश की छवि बर्बाद कर दी है। आप जैसे लोग देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी भरपाई पूरे देश को करनी पड़ेगी। जैदी साहब रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, इतनी सहिष्णुता तो रखिए कि दूसरा आदमी अपनी बात पूरी कर ले। मैं अतीक साहब की बजाय आप ही से कमेंट ले लूंगा वापस, अगर आपको लगता है अतीक साहब डिफेंड नहीं कर ये आपकी गलत एजेंडा चला रहे हैं। आप जो एजेंडा चला रहे हैं वो सही है क्या? आप बिना एजेंडा के बैठे हैं यहाँ पर, आप बिना एजेंडा के बैठे हैं, आपका एजेंडा भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरे सामने देश है, देश सर्वोपरि। हाँ, आप अपना सर्टिफिकेट माथे पे लगा के रखिए और दूसरे का फाड़ दीजिए तुरंत। ये तो अजीब तरीका है सर, जनता को तय करने दीजिए ना किसका एजेंडा देश है और किसका एजेंडा हिडन है। ये जनता अपने आप तय कर लेगी। एक दूसरे को सर्टिफिकेट तो मत बांटिए कम से कम। संगीत रागी फटाफट पूरा कीजिए, अतीक रहमान उसके बाद आपके पास। तो रोहित जी कम से कम देखिए, लेकिन हमें पता है जब रहमानी साहब प्लीज, अब फिर वो पीएफआई पे आ जाएंगे। आप आरएसएस पीएफआई का लड़ाई लड़ते रहिएगा उसके बाद यहाँ पर बैठकर। इसलिए एक दूसरे को सुनना तो सीखिए पहले, या ऐसा उन्होंने कोई तार दबा दिया आपका कि आप लोग एकदम कुलबुला गए। लोगों को ऐसा मैसेज तो मत दीजिए कि आप सुन भी पाने के सक्षम नहीं है वो जो कह रहे हैं उस बात को। जिसका नतीजा ये हुआ सुन तो लीजिए कम से कम बात को। वालों का मजहब पूछा जा रहा है, वो इनके एजेंडे के कारण ही हो रहा है। जो जान के अंदर लिंचिंग हुई है वो इनके एजेंडे के कारण हुई है। प्लीज आप तो कम से कम प्लीज आप रहने दीजिए। आपकी सरकारों में देखा इस देश ने कैसे खूनी लड़ाइयां हुई हैं, और आपकी सरकारों में कितने कितने लोगों ने जान गंवाई है इस देश में, और किन किन बातों पर गंवाई है सर, ये सारा देश जानता है, दुनिया इस बात को जानती है। इसलिए यहाँ बैठ के होली का बन के मत दिखाइए मुझे। आप भी उस हमाम में उतने नंगे जितना कोई और, आप भी इस हमाम में उतने नंगे जितना कोई और। इसलिए यहाँ बैठ के अपने आपको होली का मत बताइए कम से कम प्लीज। मैं भी धकेलने दूंगा सर प्लीज। आप तो ट्रिपल तलाक में भी ऐसे ही पैरोकार थे कि नहीं ट्रिपल तलाक तो इस्लाम में है ही नहीं, लेकिन पैरवी आप ही करते थे बैठ के उसकी यहां पर। इसलिए रहने दीजिए सर, हर बात में आपका स्टांस वही होता है कि नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो हमें बताया नहीं गया, ये तो हमारे धर्म में मान्यता ही नहीं है, लेकिन ये करेंगे हम तो। क्यों भाई ऐसे बार बार क्यों नहीं एक आप सीधे तौर पर कह सकते हो उन लोगों से अपील करके कि बाहर निकलिए? क्यों आप में हिम्मत नहीं पड़ती है कहने की कि खुल के आओ सामने और जांच करा लो अपनी? क्यों आप लोग मौका देते हैं उनको सारे देश के मुसलमानों को बदनाम करने का, जब आपको लगता है कि इनकी वजह से सब बदनाम हो रहे? तो संगीत रागी बात पूरी कीजिए, अतीकुर रहमान वेट कर रहे हैं। चैनल पे बैठ के ये रोहित जी मुसलमानों के ये लिए क्या सबसे अच्छी रहने की जगह हिंदुस्तान है, तो वो इससे पूछना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तानी कहता है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। मैं कहता हूँ जैसे बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छी जगह विचार रखने की जगह ये हिंदुस्तान का मंच है, जो नफरत फैला रहे, जो नफरत का एजेंडा फैला रहे। ऐसे फाशिस्ट ताकतों की अगर कोई जगह ज्यादा सुरक्षित नजर आ रही है तो हिंदुस्तान नजर आ रहा है। इस तरह का एजेंडा अगर कहीं और जाके चलाएंगे तो शायद नहीं चलेगा। सुनिए मेरी बात, इस सर्टिफिकेट को मोड़ के डालिए अपनी जेब में। मेरे लिए आप दोनों बराबर के सम्मानित हैं। जितनी इज्जत मैं आपको दे रहा हूं उतनी इज्जत उनको भी दूंगा। अगर आपको बुरा लग रहा है तो सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है, आपकी असहिष्णुता, आपका इंटॉलरेंस है कि आप दूसरे की बात को सहन तक नहीं कर पा रहे। आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप उसके बाद अपनी बात रखिए, कौन रोक रहा आपको? रोहित जी, मेरा रोहित जी साहब, अब आप समझ जाया कर रहे हैं, मेरा भी अपना भी और देश की जनता का भी जो आपको देख रही है बैठ के, उससे और गलत मैसेज जाएगा। जिसको आप दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं इतने दिन से दबे छुपे, वो दुरुस्त नहीं होगा और बिगड़ जाएगा। कम से कम सुनना सीखिए। संगीत रागी पूरा कीजिए फटाफट, अतीकुर रहमान वेट कर रहे हैं बहुत देर से। रोहित जी तबलीगी जमात आतंकवाद की प्रयोगशाला है। वो आतंकवाद का प्रयोग, आतंकवाद पैदा करने वाली मानसिकता पैदा करता है। आप संगीत रागी साबित करोगे, आप संगीत रागी साबित करोगे जब यह चैनल आज तक ये इसे इंडोर्स करता है कि तबलीग जमात आतंकवाद की भाई साहब मैं तो आपकी बात को एंडोर्स नहीं कर रहा, आपकी बात को पता नहीं आपकी पार्टी भी एंडोर्स करती है कि नहीं? संगठन आतंकवाद
दिए, आमिर हैदर श्री राम जैदी, सेना आपकी आतंकवादी बातों है, को पता नहीं आपकी पार्टी भी एंडोर्स करती है कि नहीं। आप मेरे से अपना एंडोर्समेंट चाहते हैं। भारत आतंकवादी है, आप मैं साबित करता हूं। देखिए, और कुछ नहीं, वैचारिक आतंकवाद, लेकिन इस समय आप फैला रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, जिसमें आप दूसरे आदमी को बोलने भी नहीं दे रहे। उससे ये साफ पता लगता है कि वैचारिक आतंकवाद कम से कम आप फैला रहे हैं। आप वैचारिक आतंकवाद तो फैला रहे हैं कि दूसरे को नहीं सुनने देंगे, जैसे ही बोलेगा चिल्ला चिल्ला के उसकी आवाज को दबा देंगे, गला घोट देंगे, और ये वैचारिक आतंकवाद है। और ये देश देख रहा है सामने बैठ के कि आपको दूसरे की बात इतनी भी कबूल नहीं है कि आप उसको पूरा बोलने दें। आप तबलीगी जमात के पैरोकार नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात का नाम आते ही आप बिलबिलाते हैं जैसे किसी की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। रोहित जी, सच्चाई इतनी कड़वी है, सच्चाई इतनी कड़वी है, इस देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि हिंदू इनकी नजर में काफिर है। चाहता है इनसे कि इनके लिए जिहाद की परिभाषा कैसी है, हमें मत समझाएं। ये उन मुसलमानों को समझाएं जो आतंकवाद के अंदर बम फोड़ते हैं। आप बैठ के टेलीविजन पे आकर के कहते हैं कि ये इस्लाम नहीं है। अच्छा, एक सेकंड ना, हमें उससे नहीं लेना है कि असली इस्लाम क्या है। आप उनको समझाइए जो बम फोड़ते हैं, आप उनको समझाइए जो जिहाद की परिभाषा हिंदुओं के लिए काफिर बन जाता है। अतीकुर रहमान आपके पास, उनको समझाइए जो तबलीगियों को आज तक भी शरण दिए हुए और चुपाए हुए हैं। उनको बताइए जो जा करके बाकी समाज में जो है वो कोरोना फैला रहे हैं। तबलीगी बम जो है, तबलीगी बम जो है वो कोरोना बम लेकर के चारों ओर घूम रहा है। संगीत रागी, उनको समझाइए। बस चलिए, आपकी आवाज कम कर रहे हैं आप हमको दीन ईमान मत समझाइए। सर, आपकी आवाज जो आतंकवाद पैदा करता है दीन के नाम पर, आप उनको संगीत जी, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे किसी की आवाज बंद करना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ही आप लोगों को बुला रहे हैं और आप ऐसी स्थिति कर दें कि आवाज बंद करनी पड़े तो अच्छी बात नहीं है। सर प्लीज, मैंने आपके लिए उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको बोलने दें, तो आपसे भी जब रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो आप मान लें प्लीज। अतीकुर रहमान पिछले 25 मिनट से आप लोगों को सुन ही रहे हैं ना लगातार, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। अतीकुर रहमान, इसको किनारे कर दीजिए। पिछले 10 मिनट में, 5 मिनट में जो इन दोनों की बहस हुई, वो उन दोनों की निजी एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी, आप भी जानते हैं इन दोनों के पेन पॉइंट्स कहां हैं एक दूसरे के प्रति। लेकिन मेरा सवाल वो बड़ा पेन पॉइंट है जो इस देश को परेशान कर रहा है। क्यों नहीं सीधे तौर पर वो सारे लोग बाहर आ सकते? क्यों उनको दिन दिन ढूंढ ढूंढ कर छापे मार के पकड़ पकड़ के निकालना पड़ रहा है? क्यों लोग उनके मददगार बने हुए हैं? वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनसे लोग उम्मीद करते हैं कि ये क्लासरूम में पढ़ाएंगे प्रोफेसर, अगर वो विदेश से आए जमात के लोगों को छुपाएंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा? रोहित भाई, बगैर किसी किंतु परंतु हम पिछले 8 दिनों से ये लोगों से अपील कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, आपने भी इस चीज को सराहा। अब रहा सवाल ये प्रोफेसर साहब का, तो मेरी इतनी बात समझ में आ रही है क्योंकि आज ये हकीकत सामने आई है प्रोफेसर साहब की प्रयागराज से, तो मेरी इतनी बात समझ में आ रही है कि उन दिनों में ये रिक्वेस्ट की गई थी जमात के लोगों से कि जिन लोगों को सिम्टम्स हो वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। तो बहुत पॉसिबल है, मैं कोई इनको कवरिंग फायर नहीं दे रहा हूँ रोहित जी, बहुत पॉसिबल है कि इनको कोई सिम्टम्स ना हो और इन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन करना ठीक ना समझा हो, बल्कि 2 दिन पहले ही इस चीज को उजागर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की तरफ से कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो ये एक बहस का अलग मुद्दा हो गया था। रोहित भाई, क्या वजह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम अगर 8 दिन से आपके चैनल्स पर आके कोई तरफदारी नहीं कर रहे हैं जमात की, कोई तरफदारी नहीं कर रहे हैं मौलाना साहब की, उसके बावजूद आप हमारी बात को तस्लीम क्यों नहीं करते हैं? फिरंगी महल साहब ने इतने अच्छी तरह से आपके सामने मुद्दे रखे, इतने अच्छी तरह से ये बताने की कोशिश की आपको कि चंद मुसलमानों की वजह से हम लोगों को जो ये पूरा के पूरा तीखड़ा उठाना पड़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, गली कोने के अंदर दाढ़ी और टोपी देखकर मुसलमानों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। फिरंगी साहब ने उसको दूर करने की कोशिश की, वो भी आपने खुलासा मंजूर नहीं किया। अतीक भाई एक बात बताइए, आप अतीक भाई एक बात बताइए कि हम अपने आप, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मेरे घर में कोई समस्या होगी, अतीक भाई, अतीक भाई, अगर मेरे घर में कोई समस्या होगी, उसका समाधान पहले मैं कर लूं वो बेहतर है, या पास पड़ोस वालों को, अगल बगल वालों को उंगली उठाने का मौका दूं वो बेहतर है? रोहित भाई, एक हद होती है ना उंगली उठाने की, जब एक समुदाय का बड़ा हिस्सा छोड़ दे, फिर तो बात ही ना हो इस पे। साथ दे रहा है लॉकडाउन के लिए, तमाम मस्जिद, तमाम चीजों पे हमने पाबंदी लगा ली है, तो छोड़ दे फिर, इसमें बात करना बंद कर दे, मतलब आप ये कह रहे हैं?
रोजाना शाम के वक्त में ये उंगलियां उठाना, मतलब सरकार तो कहां तक के जवाब देंगे? सरकार ढूंढना बंद और कर दे इसके जैसे जमात साहब वालों जो को जो अब बता तक रहे सामने नहीं हैं, आए, मुल्क का भी नुकसान उनकी हो जांच रहा को है। जाने दें, ऐसे ही तकलीफ कोई तो बात उसकी नहीं, भी ना हमको हो है कोई ना। फर्क नहीं पड़ता। ये जानते हुए भी कि वो एक ऐसी जगह से आए हैं जहां की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़े। छोड़ दें इसको, भूल जाएं अब कि ऐसा भी हुआ था इस देश नहीं, भूल में। जाएं। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके आप सिम्टम्स उसको ना हो। appreciate आप भी तो नहीं जान कर रहे हैं हो ना। 80% लोग ऐसे निकल रहे हैं जिनमें फिरंगी सिम्टम्स महली नहीं है। साहब के आर्गुमेंट्स आपने अप्रिशिएट क्यों नहीं किए? मैं तो आपके आर्गुमेंट्स भी अप्रिशिएट कर रहा हूं लगातार पहले दिन से। फिरंगी महली साहब और बैठे होते तो क्या पता मैं उनके आर्गुमेंट्स अप्रिशिएट करके ही कार्यक्रम खत्म करता। और उनके आर्गुमेंट्स तो मैंने उसी दिन अप्रिशिएट कर दिए जिस दिन उन्होंने आके फतवा दिया और कहा कि लोग सामने आए, खड़े हो, बताएं, डॉक्टर्स के ऊपर हमले ना करें, डॉक्टर्स को पत्थर ना मारें, डॉक्टर इलाज करने के लिए आता है। मैं तो उस दिन से अप्रिशिएट कर रहा हूं उनको। अगर आपको नहीं मालूम तो इसमें मेरी गलती है क्या? या अगर वो कोई कार्यक्रम में आए तो उनसे समस्या सवाल ना तो पूछूं, होना चाहिए उनसे ना। कहूं कि आप क्योंकि मौलाना है फिरंगी महली साहब, जैदी आप एक का तकरीर करें और बोलना चले जाएं आपसे यहां क्या से। है रोहित भाई कि इससे देश का भी नुकसान हो रहा है। आज पड़ोस के मुल्क भी इसका नोटिस ले रहे हैं और वहां इसका बहुत एक नेगेटिव असर हो रहा है। मतलब उसकी जमाती हमको छुपे, तकलीफ है। विदेशी जमातियों को यहां के लोग छुपाएं, उनको पुलिस ढूंढ ढूंढ के निकाले, उनमें आधी ताकत लगानी पड़े, फिर जब उनको ढूंढने जाएं तो वहां से कभी पत्थर चले, कभी गोली चले। तो लेकिन साहब, सरकार को उसको इसलिए नहीं condemn करना किया जा चाहिए रहा है ना। क्योंकि देश का रोहित नाम भाई, बदनाम हो उनको जाएगा condemn इससे। किया जा रहा है। और फिर आप ये भी कहें कि नहीं इसमें कोई साजिश नहीं है, ये तो बड़े मासूम है बेचारे, ऐसे कर दिया इन्होंने क्योंकि ये डर गए थे। सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। अजय आलोक, आप तो सत्ताधारी पार्टी के नेता, जरा मुझे ये बताइए ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी क्या है? वो आंख बंद कर ले क्योंकि पाकिस्तान में खबर छप जाएगी, या कोई अंग्रेजी का अंतरराष्ट्रीय अखबार खबर छाप देगा कि हिंदुस्तान में जमात के लोगों को ढूंढ रही है पुलिस और देश की छवि खराब होगी? देखिए रोहित, सरकार तो संविधान के हिसाब से ही चलेगी या कानून के हिसाब से ही चलेगी। और सरकार को सिर्फ कुछ लोगों की फिक्र नहीं करनी है, सरकार को पूरे देश की फिक्र करनी है। और जो देश की सुरक्षा पे खतरा के निशान पैदा करेंगे, सरकार उनसे वैसे ही डील करेगी जैसे सरकार डील करते आई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो। और हर राज्य सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही है। तबलीगियों को पकड़ा जा रहा है और उनके साथ कोई मुरवत नहीं की जा रही है। विदेशी तबलीगियों को हम जेल भी भेज चुके हैं बिहार में और चाहे यूपी में। और जो डॉक्टर उन पे हमला कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त धाराएं लगा के उनको अंदर किया जा रहा है। बात सिंपल सी है, अविश्वास बढ़ाने का समय नहीं है। मामले को सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान करके बढ़ाने की कोशिश जो तस्लीम रहमानी या बाकी लोग कर रहे हैं वैसे करने की जरूरत नहीं है। बात है कि सिम्टम हो या ना हो, अगर तबलीगी में गए थे सामने आइए, जांच करवाइए। आप कारण मत बनिए संक्रमण का। एक लाइन का मैसेज है, समझना है समझ जाइए, नहीं समझना है तो ठीक है, सेकंड लॉकडाउन के बाद थर्ड लॉकडाउन में जाएंगे। पकड़ना तो है ही, रोकथाम तो करनी है। सरकार के पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है, पकड़े ही जाएंगे। कब तक भागेंगे? तस्लीम रहमानी। रोहित, ये लोग जो सड़कों पे खड़े होके और सब्जी के ठेलों पे विश्व हिंदू परिषद के झंडे और भगवे झंडे लगा रहे हैं, जो पूरे सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, लगा रहे हैं क्या? एक लफ्ज हिंदू मुसलमान मत कीजिए तस्लीम रहमानी, फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में शायद जाना पड़े कुछ दिनों में, लेकिन कम से कम देश का ख्याल रखिए। जो कुछ ट्विटर पे आपको ट्रेंड मिल रहे हैं आप उससे वाकिफ हैं। लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि विदेशों में भारतीय माल का बाइकआउट शुरू हो जाएगा। अब इसकी तकलीफ आपको अगर नहीं है तो आप जाने। संगीत रागी उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहते, वो जाने, लेकिन हमें तकलीफ है। हम हमेशा ये कहते रहे हैं और कह रहे हैं और कहेंगे कि हम अपना मसला खुद निपटेंगे। बिना इफेक्ट बट के, बिना लेकिन किंतु परंतु के कवर फायर दिए आप सीधे तौर पर एक बात नहीं कह सकते कि जमात वालों को सामने आके जांच करा लेनी चाहिए। डरते हैं क्या आप लोग उनसे? हमें कोई ज्यादा बड़ा नुकसान उससे नहीं होगा जरूर, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा जितना देश को नहीं, बेशरम है। तो आप पूरे देश को डराना चाहते हैं, आप ऐसा माहौल पैदा कर देना चाहते हैं कि मानते भी हैं, क्या हो जाएगा अगर इनको सवाल करोगे तो। संगीत रागी जो कुछ बोले वही है जो माहौल संगीत रागी बना रहे हैं। जो अजय आलोक जी कह रहे हैं उससे कोई माहौल सर नहीं तो बन रहा। आपने कोई माहौल नहीं बनाया क्या पिछले 15-20 दिन में? आपने कोई माहौल नहीं बनाया पिछले 15-20 दिन में? ये इफ एंड बट लगा के किंतु परंतु देके जो कवर फायर आपने किया, आपने कोई माहौल नहीं बनाया। आप भी अपील कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है। सर अपील को अपील की तरह क्यों नहीं कर सकते? अपील में इतना घुमावदार बना के उसको जाल की तरह फेंकने की क्या जरूरत है कि सामने वाला समझ भी ना पाए कि अपील कर रहे हैं या बचा रहे हैं?
अपील है या वकील है, ये तय भी ना कर पाए अगर देखने सुनने वाला आपको, तो फिर तो सर शर्मा नहीं चाहिए इस बात पे हमें कि हम साफ सुथरे 2 लाइन में ये नहीं कह सकते कि अगर आप कार्यक्रम में गए थे तो सामने जिम्मेदारी लेके सारों को अपील करनी चाहिए कि सामने आओ। नहीं, इनको जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तब ये जिम्मेदारी से भाग जाते हैं ये लोग। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये लोग विश्वास पैदा करने वाले लोग हैं कि सब लोगों को सामने आना चाहिए, इनकी वजह से पूरे समाज के ऊपर सवाल उठ रहा है। ये बात आप लोग क्यों नहीं कह पाए? क्यों आप लोग हमेशा खबर फायर देते रहे उस चीज को और बढ़ाते रहे, और आज उसको ऐसा रंग दे दिया और फिर दूसरों को ये बताने लगे कि तुमने खराब कर दिया? अच्छा है सर, ये तो चलिए। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 1 सेकंड। दिल्ली के मुख्यमंत्री परिवार के इसकी एक किट बनाई जा रही है। ये किट जो राशन लेने आएंगे राशन की दुकान पे हर व्यक्ति को दी जाएगी, और जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो मैंने बताया 30 लाख और ऐसे लोग हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, उन लोगों को भी एक किट उन लोगों को मई के राशन के साथ उन सब लोगों को दी जाएगी। एक दिल्ली के अंदर हमने असेसमेंट किया कि बीमारी अगर बढ़ गई तो कितनी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आज 60 नई एम्बुलेंस के लिए नई एम्बुलेंस हायर करने के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। देश के कई इलाकों से खबर आ रही है कि वहाँ पे पत्रकारों के जब टेस्ट करवाए गए तो कई पत्रकारों को कोरोना निकल रहा है। मैं भगवान से, पत्रकार इस टाइम फ्रंट लाइन पे खड़े होके और देश की सेवा कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। उनके काम को और उनके जज्बे को, मैं सभी पत्रकारों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस समय सही जानकारी मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। तो मेरे पास कल से कई पत्रकारों के फ़ोन आ रहे थे कि आप हमारी भी टेस्टिंग का इंतज़ाम कराइए। तो कल से सुबह से हमने पत्रकारों की टेस्टिंग के लिए एक सेंटर चालू किया है। उसकी सारी जानकारी पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस को दे दी जाएगी। पत्रकार साथी अपनी टेस्टिंग कराना चाहते हैं, वहाँ जाके अपनी फ्री टेस्टिंग करा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी पत्रकार को कोरोना नहीं निकलेगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कोरोना के बारे में जानकारी दे रहे थे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में कुछ पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में पत्रकारों की जांच की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि फ्रंटलाइन पर खड़े होने के बावजूद पत्रकार इस बीमारी को मात देकर सामने आए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।